हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस सीरीज़ ऑफ वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, एक न्यू यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इकोलॉजी। और इकोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को समझने से पहले इकोलॉजी क्या होता है इसका एक बेसिक आइडिया लेते हैं। सो इकोलॉजी दो टर्म से मिल के बना हुआ है, दो वर्ड से मिल के बना है। सबसे पहला है ओइकस और दूसरा है लोगस। ओइकस का मतलब होम होता है और लोगस का मतलब स्टडी होता है। अगर ब्रीफली हम बात करें तो लेट अस एज्यूम कि 4 स्पीसीज़ रह रहे हैं, ए बी सी डी, और 4 ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। तो अगर स्पीसीज़ ए के बारे में बात करें तो इसका रिलेशन बी के साथ कैसा है, किस तरह से वो इंटर रिलेट कर रहा है, सी के साथ किस तरह का रिलेशन है इसका, डी के साथ किस तरह का रिलेशन है, ये तो हो गया ऑर्गेनिज्म के बीच में। इसके साथ साथ ये जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है इसका किस तरह से एनवायरनमेंट के साथ इफ़ेक्ट हो रहा है, ये सारा स्टडी विद ऑर्गेनिज्म एंड विद एनवायरनमेंट। तो ये सब कुछ हम इकोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा गया है, ये कुछ बार पूछा भी जाता है आपके एग्ज़ाम्स में, तो इसको ध्यान दे लेना कि इकोलॉजी इज़ ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप among organism and the interaction between organism and their environment. Okay, so organisms interact with all the component of environment. जितने भी component होंगे environment के, उस सब के साथ वो interact करते हैं। जैसे कि एटमॉस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर में आप जानते हो गैसियस कंटेंट रहता है। हाइड्रोस्फीयर हो गया जहाँ पे कि वाटर कंटेंट रहता है। लिथोस्फीयर जैसे कि सॉइल बोला जाता है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड में रह रहा है या फिर अर्थ में अगर आप एज्यूम करो एक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हो गया, आप ह्यूमन को कंसिडर कर लो, तो इसका अगर हम देखें तो सॉइल के साथ ये किस तरह से रिलेटेड है। जैसे कि हम जानते हैं सॉइल से हम क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं। प्लांट्स सॉइल का यूज़ करके अपने आप को ग्रो करते हैं और वही प्लांट से हम न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो ये हो गया हमारा रिलेशन सॉइल के साथ। एटमॉस्फेयर पे कई सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया। ये सारे गैसेस में से हम CO2 ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं, और बाकी जितने भी गैसेस होंगे वो सॉइल के बहुत सारे न्यूट्रिएंट एनरिच करने के लिए भी यूज़ होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन गैस, हम जानते हैं नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू एमोनिया का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके वजह से कि प्लांट नाइट्रेट को यूज़ करके अपना जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो रन करते हैं। तो इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म का ये जो इंटर रिलेशनशिप है, एटमॉस्फेयर, वाटर, लिथोस्फीयर, ये सबसे इसका हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी ब्रांच के अंडर। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि इकोलॉजी क्या होता है, इसमें जनरली हम पढ़ते क्या हैं। तो इसमें और आगे समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि लेवल्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे हायरार्की की बात आ जाती है, और हायरार्की के बारे में आपने थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको होगा। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की आपने 11th में पढ़ा होगा, जिसमें कि हमने देखा था एक छोटे से एक सिमिलर कैरेक्टर शो करने वाले ऑर्गेनिज्म का ग्रुप था जिसे हम स्पीसीज़ कहते थे, राइट। स्पीसीज़ के जितने भी मेंबर्स होंगे वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। इसी तरह से सिमिलर काइंड ऑफ स्पीसीज़ मिलके जीनस का फॉर्मेशन करते थे। तो ये हो गया एक एक तरह का हायरार्की, मतलब कुछ सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एक साथ अगर उनका ग्रुपिज्म किया जाए तो वो एक दूसरे ग्रुप का फॉर्मेशन कर देते हैं, एक लार्जर एंटिटी का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से बहुत सारे फैमिलीज़ हमने देखा था, ऑर्डर देखा था, राइट। इसके बाद फाइनली हमें 5 किंगडम मिले थे। तो फाइनली अगर ब्रॉडली हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में बात करें, टैक्सोनॉमिकल ग्रुपिज्म के बारे में बात करें, तो पूरे अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनको हम ब्रॉडली 5 कैटेगरी में डिवाइड करते थे, अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसी तरह से अगर इकोलॉजी में इकोलॉजिकल जो एंटिटी हैं उनमें अगर हायरार्कियल स्टडी किया जाए तो उसको हम नाम देंगे इकोलॉजिकल हायरार्की। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं कि द हायरार्की इन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद इकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म।
ओके इसमें कैसा होता है, इसमें जो बेसिक यूनिट होता है इकोलॉजिकल हायरार्की का वो एक इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म आप मान सकते हो। जैसे कि हमने पिछले जो स्लाइड था उसमें एग्जाम्पल में भी हमने देखा था कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपने एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन रखता है, किस तरह से वो रिलेटेड है अपने एनवायरनमेंट के साथ, प्लस वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरह का रिलेशन शो कर रहा है, इसी का हम स्टडी करते हैं। तो अगर एक बेसिक यूनिट का बात करें तो एक ही ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर की हम स्टडी कर सकते हैं, बेसिक यूनिट। तो ये हो गया आपका बेसिक यूनिट ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल। इसी तरह से सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल मिलके एक पॉपुलेशन बनाते हैं। जैसे कि आप जानते हो ह्यूमन पॉपुलेशन मतलब सिर्फ और सिर्फ एक तरह के स्पीसीज़ होंगे, एक तरह के इंडिविजुअल प्रेजेंट होंगे ह्यूमन। उसमें हम ये कैटेगरी नहीं कर रहे हैं, ये कैटेगराइज ही नहीं कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर ह्यूमन कहाँ से आ रहा है, हम ओवरऑल ह्यूमन के बारे में बात करते हैं। उसके बाद आ गया कम्युनिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन मिल के एक कम्युनिटी बनाते हैं। जैसे कि अब ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ डॉग का पॉपुलेशन इंक्लूड कर दो, कैट का पॉपुलेशन इंक्लूड कर दो, तो वो मिलके एक कम्युनिटी बनाने लगेंगे। ओके उसके बाद आ गया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, हम इंटरेक्शन देखने लग रहे हैं। अभी तक हमने बस ग्रुपिंग करना शुरू किया था, जैसे कि इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल का ग्रुप बना के, सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल का ग्रुप बना के हमने पॉपुलेशन बनाया, कुछ पॉपुलेशन को मिला के हमने कम्युनिटी बना दिया, और कुछ कम्युनिटी अब एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं, मान लेते हैं एक कम्युनिटी है जहाँ पे कि ए पॉपुलेशन है जो कि मान लो ह्यूमन पॉपुलेशन है, बी पॉपुलेशन है डॉग पॉपुलेशन है, सी किसी बर्ड का पॉपुलेशन है, और वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, और वो उस एनवायरनमेंट में ए बायोटिक फैक्टर्स के साथ, और मान लो वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का सॉयल, वहाँ का जो वाटर है उसके साथ रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, और ये पूरा रिलेशनशिप, ये जो पूरा इस एरिया में ये प्रेजेंट है विथ एबायोटिक फैक्टर्स, उसके इंटरेक्शन के साथ, इसको हम बोल देंगे इकोसिस्टम। उसके बाद कुछ इकोसिस्टम मिलके बायोम का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो बायोम होता है इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आता है, और वो रोल ये है कि बायोम का अपना ही एक क्लाइमेट रहता है। अब जैसे कि मान लो टुंड्रा बायोम या फिर सवाना, ये सब के बारे में अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, और इस एरिया का अपना ही ये क्लाइमेट होगा, अलग ही अपना क्लाइमेट होगा। वो क्लाइमेट ड्राई हो सकता है, वो क्लाइमेट वेट क्लाइमेट हो सकता है, वहाँ पे बारिश मान लो बहुत ज़्यादा होती है, या फिर वहाँ पे पूरे साल में 8 महीने सिर्फ और सिर्फ गर्मी होती है। तो ये उस एरिया का अपना ही एक क्लाइमेटिक जोन है। अगर क्लाइमेटिक जोन के साथ हम सेपरेट करने लगे एक बहुत बड़े एरिया को, तो उसको हम बोल देंगे बायोम। इस तरह से बहुत सारे बायोम मिलके बायोस्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि अर्थ होता है। तो ये था एक हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन। हायरार्की का मतलब ये होता है आप छोटे से किसी ग्रुप से स्टार्ट करके बड़ा सा एक ग्रुप बनाओ, या फिर एक बड़े से ग्रुप में से स्टार्ट करके आप छोटा सा ग्रुप बनाओ, दोनों ही हायरार्कियल ऑर्डर बोला जाता है। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया और ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो ये था इकोलॉजिकल हायरार्की, इसको आपको याद रखना है। हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में इंडिविजुअल और पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे, इसीलिए इसके चैप्टर का नाम भी ये है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। उसके बाद आपके नेक्स्ट यूनिट्स में या नेक्स्ट चैप्टर इकोसिस्टम था, जो कि इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन हम थोड़ा बहुत इसके बारे में ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे एक और चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिया हुआ है, चलिए एक बार देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ द अरेंजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स इनटू लार्जर कंपोनेंट इन ए हायरार्कियल मैनर वेयर ईच लेवल इज़ फॉर्म्ड ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द लोअर लेवल। जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा इकोलॉजिकल हायरार्की में कि जो पॉपुलेशन होता है वो इंडिविजुअल से मिलके बना होता है, जो कम्युनिटी होता है वो पॉपुलेशन से मिलके बना होता है, इकोसिस्टम कम्युनिटी से मिलके बना होता है। यही यहाँ पे बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम से हम समझने का कोशिश करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इस तरह से सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर एक जगह पे प्रेजेंट है तो फिर उसे हम पॉपुलेशन बोल रहे हैं। पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी आता है। कम्युनिटी में देखिए
कुछ और भी तरह के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग स्पीसीज़ हो सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे इस तरह के इंडिविजुअल, जैसे यहाँ पे एक ग्रुप था, यहाँ पे दूसरा ग्रुप है, दूसरा कम्युनिटी है, यहाँ पे एक दूसरा कम्युनिटी है। इस तरह से कई सारे कम्युनिटी मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं। और आपको दिख रहा होगा ये इकोसिस्टम में यहाँ पे एनवायरनमेंट के बारे में भी कुछ पिक्चर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ दिख रहा होगा। यहाँ पे ये क्लियर करना चाह रहा है कि इंडिविजुअल्स जब कुछ कम्युनिटीज़ एक एनवायरनमेंट में रहने लगते हैं और उनका इंटरेक्शन का स्टडी होने लगता है, उससे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इस तरह के कई सारे इकोसिस्टम मिला के फर्दर बायोम का फॉर्मेशन करेंगे और बहुत सारे बायोम मिला के बायोस्फीयर का फॉर्मेशन कर देंगे। इसके बाद दो टर्म आते हैं, हैबिटेट एंड निश। इसका मतलब क्या है चलिए देखते हैं। अभी हमने एक बेसिक सा फंडामेंटल सा चीज़ लिया, जैसे कि एक इंडिविजुअल है और इस इंडिविजुअल का एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, इसका स्टडी करना हम इकोलॉजी बोलते हैं। तो अगर ये ऑर्गेनिज्म एक एनवायरनमेंट में रह रहा है, इसका मतलब एक हैबिटेट में वो रह रहा है, मतलब एक ऐसा स्पेसिफिक प्लेस और एक लोकेलिटी जहाँ का एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होगा। अब मान लेते हैं हम एक हैबिटेट में रह रहे हैं, हम एक रीजन में रह रहे हैं जिसका कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है, कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ के, कुछ टेम्परेचर हैं, राइट। सॉइल का एक पर्टिकुलर टाइप का होगा, इस एरिया का एनवायरनमेंट एक अलग सा होगा दूसरे एरिया के बारे में अगर हम बात करें। ओके, तो इस तरह का एक प्लेस जहाँ की एक इंडिविजुअल रहता है, उस प्लेस को हम बोलते हैं हैबिटेट। यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है कि इट इज़ द स्पेसिफिक प्लेस और लोकेलिटी डिलिमिटेड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, फिजिकल फीचर्स एंड बैरियर्स वेयर ए कम्युनिटी रिसाइड। मैंने यहाँ पे एक इंडिविजुअल के बारे में लिया, आप एक कम्युनिटी के बारे में ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं अपना ही एक स्टेट के बारे में बात करें। स्टेट तो बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा, एक छोटा सा एरिया जहाँ की आप रहते हो। ओके, आपके साथ और भी कई सारे कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहते होंगे, जैसे कि डॉग का पॉपुलेशन हो सकता है और दूसरे कैट का पॉपुलेशन ले सकते हो। ओके, और भी कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पॉपुलेशन होंगे, बैक्टीरिया भी रिसाइड कर सकते हैं। तो ये जो कम्युनिटी पूरा है एक एरिया में रह रहा है और उस एरिया कुछ फैक्टर्स से मिल के बना हुआ है। यहाँ का टेम्परेचर कुछ अलग होगा, यहाँ लाइट कुछ अलग तरीके से पेनिट्रेट हो रही होंगी, राइट। और यहाँ के जो सॉइल हैं ये कुछ अलग तरह के होंगे दूसरे हैबिटेट के बारे में अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर चीज़ सारा मिला के उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का एक हैबिटेट कहलाता है। जैसे कि अगर हम लायन के बारे में बात करें या कोई भी दूसरे फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं, जैसे कि टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये सब फॉरेस्ट में रहते हैं, तो फॉरेस्ट उनका एक हैबिटेट है। फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्री हैं, अलग अलग तरह के आपको ट्री देखने को मिलेंगे। वहाँ उनका फूड भी है, वो वहाँ पे हंट करते हैं खाने के लिए, राइट। वहाँ का थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो लो रहेगा, तो वो हो गया उनका हैबिटेट। इस तरह से अगर फ़िश के हैबिटेट के बारे में बात करें तो वो पॉन्ड में रहता है, तो पॉन्ड हो गया उसका हैबिटेट, राइट। अगर डॉग, ह्यूमन, इन सब के बारे में बात करें तो हम टेरेस्ट्रियल रीजन में रहते हैं, तो ये लैंड रीजन हो गया हमारा हैबिटेट। तो इसे हम हैबिटेट बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिया हुआ है, पॉन्ड, डेजर्ट एंड रिवर। डेजर्ट में जो एनिमल्स रह रहे होंगे जैसे कि कैंगरू हो गया और कैमल हो गए, तो ये सारे के लिए डेजर्ट उनका हैबिटेट है, ये वहाँ पे रह रहे हैं। रिवर में डॉल्फिन्स रहते हैं और भी कई सारे फिशेस भी रहते हैं, तो ये रिवर उनके लिए हैबिटेट हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स अडैप्ट देमसेल्व्स टू स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ देयर हैबिटेट। डेफिनेटली कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या फिर एनिमल हो, जिस पर्टिकुलर हैबिटेट में रहेगा वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडैप्ट करने लग जाता है। जैसे कि अगर प्लांट्स के बारे में बात करें जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं, आप जानते हो डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं उनमें लीफ आप देखने को नहीं मिलेगा, राइट। लीफ आपको देखने को नहीं मिलेगा, प्लस उनके जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी डीप जाते हैं, ताकि जितना भी वाटर वहाँ पे मिल रहा होगा, सॉइल के अंदर जो भी वाटर कंटेंट है उसको वो यूज़ कर सकें। उनमें लीफ नहीं मिलता है, उनके जो स्टेम होते हैं वो फ्लैशी स्टेम होते हैं, सो दैट वाटर को वो रिजर्व करके रख सकें। तो इससे ये बोलना ये चाह रहे हैं कि कोई भी प्लांट या फिर एनिमल जिस पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने लगते हैं वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट करने लग जाते हैं।
और एक एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का। जो प्लांट्स एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपने देखा होगा उनके जो लीफ होते हैं उनमें एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग रहता है। एक म्यूसिन एक कंपाउंड होता है जो कि इनके लीफ के सरफेस के ऊपर कवर हो जाता है, जिसकी वजह से कि कोई भी वाटर इनको डिग्रेड नहीं कर सकता। जब नॉर्मली हम जानते हैं अगर किसी भी चीज़ को वाटर के अंदर आप रख दो ज़्यादा टाइम तक तो वो डिग्रेड हो जाएंगे, स्पॉइल हो जाता है। लेकिन जो प्लांट्स इसके अंदर रहते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, उनमें म्यूसिन कवरिंग के वजह से ये डैमेज नहीं होता। वैसे ही हेलोफाइट्स हो सकते हैं, और भी कई सारे आप एग्जांपल ले सकते हो हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को मॉडिफाई किए। तो ये था हैबिटेट। दूसरा एक टर्म आता है निश। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको अच्छे से समझने का कोशिश करना। तो यहाँ पे जो निश है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अब तो हमने देखा हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे कि ऑर्गेनिज्म रिसाइड कर रहा है। लेकिन एक हैबिटेट में बहुत सारे स्पीसीज़ आपको देखने को मिलेंगे, एक कम्युनिटी देखने को मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अगर हम रह रहे हैं, या फिर एग्जांपल ले लेते हैं पॉन्ड के बारे में, तो पॉन्ड एक एनवायरनमेंट है, पॉन्ड एक हैबिटेट है। वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के स्पीसीज़, एक ही टाइप के फ़िश के स्पीसीज़ वहाँ पे रह रहे होंगे। कई सारे आपको फ़िश वहाँ पे देखने को मिलेंगे, और जितने टाइप के फ़िश आपको देखने को मिलेंगे, या फिर कोई और बैक्टीरिया भी वहाँ पे रह सकता है, कोई प्लांट्स भी वहाँ पे रह सकते हैं। तो ये सब में अपने आप में कुछ ना कुछ डिफरेंस डेफिनेटली होगा। ऐसा तो नहीं है कि एक हैबिटेट में वो लोग रह रहे हैं तो सारा कुछ उनका सेम होगा। सेम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनका जो फूड है वो सेम हो, उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो सेम हो। ओके, तो ये सब कुछ स्पीसीज़ टू स्पीसीज़, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली डिफ़र करने वाला है। तो ये जो निश है ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म या एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ किस तरह से अपने फिज़िकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये इसी को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि अगर मैं एक फॉरेस्ट के बारे में बात करूं तो वहाँ पे आपको कई सारे स्पीसीज़ देखने को मिलेंगे, कई सारे ऑर्गेनिज्म आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल टाइगर ले लेते हैं और एक डियर ले लेते हैं। तो टाइगर किसे खाता है, डियर को खाता है। डियर किसे खाएगा, ग्रास को खाएगा, या फिर छोटे छोटे प्लांट्स जो होंगे उनको खाएगा। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये आ गया कि इनका फूड हैबिट्स, राइट, फूड हैबिट अलग है। तो डेफिनेटली ये किस तरह से हंट कर रहे हैं ये भी डिफरेंट होगा, क्योंकि डियर को नॉर्मली ग्रासेस खाना होगा और टाइगर को डियर को खाना होगा। तो टाइगर अपने आप में कुछ डिफरेंस शो कर रहा है डियर से। इसका फूड हैबिट कैसा है, प्लस ये किस तरह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ शो करता है, ये किस तरह से अपने फिज़िकल एनवायरनमेंट के साथ इंटर रिलेट करता है, मतलब कहाँ पे ये रहता है, एक पर्टिकुलर एरिया। ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि डियर जहाँ पे जिस पर्टिकुलर एरिया में वो रह रहा है वहाँ पे ही टाइगर रह रहा होगा, राइट। ये दोनों अपने आप से, डियर अपने आप को टाइगर से दूर रखना चाहेगा डेफिनेटली। तो ये छोटे छोटे चीज़ जो फंक्शनल चीज़ होती हैं इसको बोला जाता है निश। और निश क्या शो करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल रोल क्या है अपने एनवायरनमेंट में और अपने हैबिटेट में। हैबिटेट एक ब्रॉड टर्म होता है और निश उसमें से जितने भी स्पीसीज़ रहेंगे उस पर्टिकुलर हैबिटेट में उनका फंक्शनल रोल शो करता है। जैसे कि एक मैंगो का अगर ट्री हम लेंगे तो उसका काम क्या होगा, वो क्या रोल शो कर रहा होगा उस पर्टिकुलर हैबिटेट में। वो सॉइल से न्यूट्रिएंट गेन कर रहा होगा, एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा होगा, और वो मैंगो फ्रूट का प्रोडक्शन कर रहा है। ओके, उसके बाद उसका जो फ्रूट है वो नीचे सॉइल में गिरेगा, उसके बाद सॉइल से फिर से एक प्लांट का जनरेशन होगा। तो ये अपना उसका एक लाइफ साइकिल है। लेकिन वहाँ पे जो भी ह्यूमन पॉपुलेशन रह रहा होगा वो ह्यूमन पॉपुलेशन क्या कर रहा होगा, वो जो मैंगो उनको मिला ट्री में, ओके, उसको वो लोग खा रहे होंगे, तो वो उनका ही अलग ही रोल है, फंक्शनल रोल है एनवायरनमेंट में और हैबिटेट में। तो ये सारा जो फंक्शनल रोल है इसे हम निश बोलते हैं, सबको मिला के निश बोला जाता है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि जो निश होता है स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ डिफ़र करेगा, डेफिनेटली डिफ़र करेगा। अगर हम टाइगर के निश के बारे में बात करें तो वो डियर के निश से अलग होगा। अगर हम ह्यूमन के निश के बारे में बात करें तो ये टाइगर के निश से अलग होगा, क्योंकि इन सब का, सारे स्पीसीज़ का जो फंक्शनल रोल है एक पर्टिकुलर हैबिटेट में वो अलग अलग है।
अगर बैक्टीरिया का निश के बारे में हम बात करें तो वो कहाँ पे रहता है, वो सॉइल के अंदर रहता है। अगर वो उसका हैबिटेट वाटर है तो वाटर के अंदर रहेगा। उसका फूड क्या होगा, बहुत छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, या फिर बैक्टीरिया कोई भी अगर वो डिकम्पोजर्स होंगे तो फॉलन लीव्स होंगे उनका जो फूड है, ओके, वो डिफ़र करेगा ह्यूमन से, तो उनका निश अलग हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, और यहाँ पे एक ब्लू में जो आपको लिखा गया है ये एनसीईआरटी में लिखा गया है, तो इसको एक बार देख लेते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ एन इनवेरिएबल डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशंस दैट इट कैन टॉलरेट। जैसे कि अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था टाइगर का, राइट, टाइगर और ह्यूमन का। टाइगर जिस रेंज तक एक टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है वो डेफिनेटली ह्यूमन का जो टॉलरेंस रेंज है उससे भी डिफ़र कर रहा होगा। कोल्ड कैसे वो टॉलरेट कर रहा है, ओके, हीट कैसे वो टॉलरेट कर रहा है। तो ये कुछ फिजिकल कंडीशंस हैं जिसको कि वो टॉलरेट करेगा, और वो भी डिफ़र करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। उसके बाद डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेस, कौन सा रिसोर्स को वो यूटिलाइज कर रहे हैं। टाइगर सिर्फ और सिर्फ अपने फूड को ध्यान में रखते हुए आइदर डियर हो सकता है या फिर दूसरे हर्बीवोर्स होते हैं उनको हंट करेंगे, लेकिन ह्यूमंस जो होते हैं वो प्लांट बेस्ड फूड पे भी डिपेंड करते हैं, एनिमल बेस्ड फूड पे भी डिपेंड करते हैं, राइट। एंड ए डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल इकोसिस्टम, और इनका जो इकोलॉजिकल इकोसिस्टम है और जो इकोसिस्टम बोलते हैं हम, उनमें इनका एक डिस्टिंक्ट रोल है। जैसे टाइगर का काम है डियर के पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखना, अगर ह्यूमंस के बारे में देखें तो अपना ही एक रोल है इकोसिस्टम में। तो ये सब कुछ मिला के क्या बोला जाता है, इसका निश बोला जाता है। तो इसीलिए हम जो बोलते हैं स्पीसीज टू स्पीसीज निश वेरी करता है, ये इसी वजह से बोलते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का फंक्शनल रोल अलग होगा, रेंज ऑफ कंडीशन जिसे वो टॉलरेट कर सकते हैं वो भी अलग होगा, डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज जिसको वो यूज़ करते हैं वो भी अलग होगा। यहाँ पे एक और डिफरेंस के बारे में दिया गया है, हैबिटेट वर्सेस निश, इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा है कि ए प्लेस और पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम ऑक्यूपाइड बाय ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जिसे बोला जाता है हैबिटेट। यहाँ पे इस तरफ हैबिटेट के बारे में लिखा है और यहाँ पे निश के बारे में लिखा है। तो हैबिटेट क्या है, एक प्लेस है इकोसिस्टम में जिससे कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रहता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के साथ और भी कई सारे ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, एक कम्युनिटी वहाँ पे रह सकता है। निश क्या होता है, द रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन इट्स एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम, वो किस तरह का रोल शो कर रहा है वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है, जो हैबिटेट है वो एक फिजिकल प्लेस है, और जो निश होता है वो फंक्शन और एक्टिविटी को शो करता है। तीसरा पॉइंट है, रिफ्लेक्ट्स द लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। डेफिनेटली अगर पॉन्ड के बारे में बात करें तो वो एक लिविंग प्लेस है, वहाँ पे बहुत सारे फिश रहते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स रह सकते हैं, बहुत सारे प्लांट कम्युनिटी वहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन जो निश होता है वो रिफ्लेक्ट्स इट्स बायोटिक एंड एबायोटिक एसोसिएशन विद द एनवायरनमेंट, ओके, किस तरह का एसोसिएशन शो करता है इन टर्म्स ऑफ इट्स डाइट, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज़। सो होप कि हैबिटेट और निश के बारे में जो डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो होप कि ये क्लियर होगा आप लोगों का। नेक्स्ट बात करते हैं बायोम्स के बारे में। बायोम क्या होता है, बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके एक एरिया में रहते हैं, एक बहुत बड़ा सा एरिया जहाँ की आपको बहुत सारे इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे, और वो पर्टिकुलर इकोसिस्टम इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं आपस में कि उस पर्टिकुलर एरिया का अपना ही एक क्लाइमेट बन जाता है, तो इसे हम बोलते हैं बायोम। बायोम एक बहुत लार्ज एरिया होता है जहाँ पे कि बहुत सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। बायोम्स क्यों बनते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो चलिए उसको देख लेते हैं। कि सीजनल चेंज, डिफरेंस इन सोलर रेडिएशन, वेरिएशंस इन प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूसेस मेजर बायोम्स। इसका मतलब क्या है, अगर हम सन के बारे में बात करें, यहाँ पे मान लो सन है, यहाँ पे अर्थ है, हम जानते हैं अर्थ का जो एक्सिस है वो थोड़ा सा इस तरह का टिल्ट होके रहता है, राइट। तो अगर ये टिल्ट होके है तो सन का जो रेडिएशन है वो हर जगह इक्वली तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। मिडिएट में जो इक्वेटर रीजन होगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेडिएशन देखने को मिलेगा, और जैसे ही हम पोलर एरियाज़ में चलते हैं, पोल्स पे जैसे ही हम चलेंगे तो ये जो रेडिएशन है ये कम होता होता चलेगा। तो इसके वजह से क्या होता है, डिफरेंस इन सोलर रेडिएशन की वजह से टेम्परेचर अलग अलग होगा,
अर्थ के हर एक एरिया का, राइट। उसके बाद एक्सिस यहाँ पे टिल्टेड है, अगर टिल्टेड एक्सिस की वजह से सीजनल चेंजेस होते हैं। तो ये जो अलग अलग अर्थ में अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस वेरी कर रहा है, अलग अलग सीजनल चेंजेस हो रहे हैं, इसके वजह से उस पर्टिकुलर एरियाज़ में बायोम्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट अलग हो जाएगा। अब अगर मैं ट्रॉपिकल एरिया के बारे में बात करूँ और पोलर एरिया के बारे में बात करूं, तो इन दोनों में डेफिनेटली इनके जो क्लाइमेट हैं इनमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ड्यू टू सीजनल चेंजेस, ड्यू टू डिफरेंस इन द सोलर रेडिएशन, ड्यू टू वेरिएशन इन द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, बोथ रेन एंड स्नो होता है। मतलब अगर हम पोलर एरियाज़ में चलें तो यहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू रेनफॉल, राइट। अगर ट्रॉपिकल एरियाज़ के बारे में हम बात करें तो आपको रेन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारा अर्थ के हर एक जगह पे वेरी करने में करता हुआ आपको देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से कि अलग अलग एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, और ये अलग अलग एनवायरनमेंट अलग अलग हैबिटेट बनाए हैं, और इस हैबिटेट में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे जो इस पर्टिकुलर हैबिटेट में अपने आप को सुइटेबली मैनेज कर सकें, और वही बायोम का भी क्रिएशन करते हैं। तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा गया है कि सोलर रेडिएशन फॉल्स वर्टिकली इन ट्रॉपिक एरियाज एंड ऑब्लिक इन टेम्परेट एंड पोलर एरियाज, जो कि हमने देख लिया है। नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ अर्थ एंड टिल्ट ऑफ इट एक्सिस कॉजेज सीजनल चेंजेस, और सीजनल चेंजेस, डिफरेंस इन सोलर रेडिएशन, ये सब की वजह से कुछ मेजर बायोम्स बने हैं वर्ल्ड में, जो कि आपके एनसीईआरटी में ये बायोम्स के बारे में दिया गया है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। कौन कौन से बायोम, मेजर बायोम बने हैं। ट्रॉपिकल एरिया में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का बायोम है, डेसिडुअस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कुछ ग्रासलैंड भी हैं, डेजर्ट, आर्कटिक एंड अल्पाइंस। ये कुछ मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइमेटिक एंड वेजिटेशन जोन ऑन द बेसिस ऑफ मीन टेम्परेचर। अभी हमने देखा कि जो अर्थ है उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग सोलर रेडिएशन फॉल हो रहा है, राइट। तो अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस क्रिएट हो रहे हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और आर्कटिक रीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी टेम्परेचर कंडीशन है वो डेफिनेटली अलग अलग होगा, इनमें वेजिटेशन भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको याद नहीं रखना है, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से जोन हैं जो कि टेम्परेचर के बेसिस पे फॉर्मेशन हुए हैं। तो कौन कौन से जोन होंगे, सबसे पहला है ट्रॉपिकल, दूसरा है सब ट्रॉपिकल, तीसरा टेम्परेट, और फोर्थ है आर्कटिक और एंटार्कटिक। यहाँ पे आपको वर्ल्ड का एक छोटा सा मैप आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये बीच वाला जो एरिया है ये ट्रॉपिकल जोन है, ओके, जहाँ पे कि डायरेक्ट सोलर रेडिएशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2 ट्रॉपिकल जोन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ट्रॉपिकल जोन से हम ऊपर चलेंगे वैसे अब हमें टेम्परेट जोन देखने को मिलेगा, और जो पोलर एरिया है ये आर्कटिक जोन कहलाता है। इधर भी सेम ही होगा, यहाँ पर टेम्परेट जोन आपको देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट है ट्रॉपिकल जोन, नेक्स्ट है टेम्परेट जोन, और उसके बाद यहाँ पे आर्कटिक जोन देखने को मिलेगा। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो सोलर एनर्जी है ये इक्वेटर में सबसे ज़्यादा मिलता है, डायरेक्ट एनर्जी मिलता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर जाएं तो हमें ऑब्लिक सोलर रेडिएशंस देखने को मिलता है, जिसके वजह से कि यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह के आपको वेजिटेशन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इक्वेटर में सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन और डायरेक्ट सोलर रेडिएशन देखने को मिलता है। तो यहाँ का जो एयर है वो वार्म रहता है, और ये वार्म एयर जो है वो पोल्स की तरफ जाने का कोशिश करेगा। और इस एरिया में देखिए आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, और कुछ डेजर्ट कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एरिया इक्वेटर का वो एरिया जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन है वहाँ का एरिया जो है सबसे ज़्यादा हॉट होगा, और वो अगर वो एयर अगर हॉट हो रहा है तो वो डेफिनेटली पोलर एरिया की तरफ जाने का कोशिश करेगा, पोल्स की तरफ इस तरह से जाएगा। और इस मूवमेंट की वजह से ये जो एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये सबसे ज़्यादा गर्म होगा, जिसकी वजह से कि हॉट डेजर्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अगर आगे हम लोग चलें तो इस तरह का यहाँ पे अगेन यहाँ पे जो एरिया, यहाँ पे जो एयर है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो किसको फेवर कर रहा है, एवरग्रीन कोनिफेरस फॉरेस्ट को एंड टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट और कुछ ग्रासलैंड्स को फेवर कर रहा है। तो इस एरिया में जो
आपको टेम्परेट एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जनरली कोनिफरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं और कुछ ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। तो इसको आपको एग्जैक्टली याद नहीं करना है, ये एनसीईआरटी में गिवन भी नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये डायग्राम इसीलिए लिया सो दैट आपको एक चीज़ क्लियर हो कि किस तरह से सोलर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे अर्थ में, और इसके वजह से अलग अलग तरह के वेजिटेशन, अलग अलग तरह के इकोसिस्टम किस तरह से फॉर्मेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में गिवन है और इसको अगर आपके एक ब्रीफ आइडिया ले लो तो अच्छा है, और अगर इसको आप याद कर सको तो और भी अच्छा है। ओके, लेकिन आज तक यहाँ से उतना क्वेश्चन पूछा नहीं गया है बोर्ड्स में। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि बायोम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है एनुअल टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग। तो आपको वाई एक्सिस में देखने को मिल रहा होगा मीन एनुअल टेम्परेचर। अगर हम एनुअली टेम्परेचर का एक एवरेज लें तो फिर अर्थ के अलग अलग एरिया में अलग अलग टेम्परेचर्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब वो आइदर स्नोफॉल हो सकता है या फिर वो रेन हो सकता है। इसका भी हमने एवरेज लिया और इसको एक्स एक्सिस में प्लॉट किया। इसके बाद हमने क्या देखा कि जो डेजर्ट होते हैं, ओके, जो डेजर्ट होंगे आपको देखने को मिल रहा होगा सबसे कम एनुअल प्रेसिपिटेशन यहाँ पे है। कम एनुअल प्रेसिपिटेशन कैसे हुआ, हम जानते हैं यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है और इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग हाई रहता है, मतलब 20, 10 ये इसके बीच में एवरेज टेम्परेचर इस डेजर्ट का रहता है। उसके बाद ग्रासलैंड्स के अगर बारे में हम बात करें तो डेजर्ट से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा और इसका टेम्परेचर भी लगभग 10 to 20, 0 to 20 तक वेरी करने लगता है। आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, ये पोलर रीजन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे भी जो प्रेसिपिटेशन है वो कम रहता है एनुअली और इसका जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है। डेफिनेटली वहाँ पे आइस इसी वजह से रहते हैं। नेक्स्ट है कोनिफेरस फॉरेस्ट, नेक्स्ट है टेम्परेट और नेक्स्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में आप एक ब्रीफ आइडिया ले लो कि इसका जो मीन टेम्परेचर है वो जनरली 20 to 25 डिग्री सेल्सियस रहता है और इसका रेनफॉल सबसे ज़्यादा होगा, लगभग 400 से 450 के बीच में इसका रेनफॉल होता है। उसके बाद कॉनिफेरस, उसके बाद टेम्परेट का रेनफॉल आएगा। तो ये एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए आपके दिमाग में कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफेरस ये कहाँ कहाँ रहते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में। अगर हम इंडिया का मेजर कुछ बायोम के बारे में बात करें तो आपके एनसीईआरटी में ये 4 फिगर्स दिए हुए हैं, जो कि सबसे पहला फिगर आपको देखने को मिल रहा होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। ओके, ये है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि जनरली ट्रॉपिक्स में पाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड है डेसिडुअस फॉरेस्ट, तीसरा है आपका यहाँ पर डेजर्ट के बारे में दिया है और फोर्थ है सी कोस्ट के बारे में। तो ये 4 मेजर बायोम्स हैं जो कि इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो ये था कुछ बेसिक सा पॉइंट जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जो कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। इसको हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है वो एबायोटिक फैक्टर के साथ रिलेशन रखता है, किस तरह से वो रिलेट करता है, एबायोटिक फैक्टर कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट में सस्टेन करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।